Hey, this is Vicky Sinha from Normal Talk, and today I would like to invite my previous student, Mr. Samir Shukla, and today we will discuss about the government policies. जिस तरीके से आप पूरे भारत में देख सकते हैं, जैसे कि भारत हमारा एक बहुत डाइवर्स कंट्री है, तो इसके अंदर में जो वर्कर क्लास लोग जो हैं बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन एक आम जनता के लिए, कॉमन पीपल के लिए क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन इससे पहले अगर उस इंसान को, अगर एम्प्लॉयड पर्सन है कोई, अगर कोई जॉब कर रहा है, तो मेरे को लगता है कि वो इतना कैपेबल होगा कि वो रोटी, कपड़ा और मकान का इंतजाम वो खुद भी कर सकता है। सो नाउ टुडे बिफोर डिस्कसिंग दिस टॉपिक, आई वुड लाइक टू नो अबाउट मिस्टर समीर शुक्ला. So sir, tell me something about yourself. Morning to all. I am Samir Shukla and I am currently pursuing Political Science Honours from Delhi University. And sir, as you said, that employment is very much necessary for the basic necessities of people. तो जैसा कि रूरल एरियाज की बात करते हैं हम, वहाँ पे जो फार्मर है या फिर जो वर्कर है, जो लेबर है, उसकी एक थिंकिंग जो है क्या है? उसकी थिंकिंग है सर्वाइव करने की, वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स पे चलता है। तो उसके लिए एम्प्लॉयमेंट बहुत ही ज़रूरी है और इसको एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी पॉलिसीज़ बनाई हैं. देयर आर पॉलिसीज़ इन अबंडेंस, बट सम ऑफ द मेजर पॉलिसीज़ आर MG नरेगा, विच हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय VBG रामजी इन द करंट सिनेरियो. तो जो MG नरेगा था हमारा, जैसा कि आप सभी जानते हैं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इट वाज इनेक्टेड इन 2005. और जो VBG रामजी है, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण, ये MG नरेगा को रिप्लेस करके अभी इसके बारे में डिस्कशन चल रहा है. मतलब तो फिर जो MG नरेगा था वो तो इट्स बीन 20 ईयर्स, राइट? तो ऐसा मतलब क्या था कि 20 सालों में उन्होंने एनालाइज नहीं कर पाए? एनालाइज करने वाली चीज़ें जो होती हैं वो 5 सालों में एनालाइज, एक शतक में एनालाइज को किया जा सकता है, बट इट्स बीन 20 ईयर्स. फिर उनको अब क्या लगा कि इनके अंदर में चेंज कुछ होना चाहिए? Sir, the major point is the misallocation of funds. The data suggests that funding of 193.27 crore approximately has been misallocated. जबकि बस खाली 7.5% हाउस होल्ड्स के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला MG नरेगा के अंदर. तो टारगेट क्या था मतलब इसके अंदर में? टारगेट ऐसा कोई फिक्स रेशियो तो नहीं रहता, बट 193 करोड़ इज अ बिग अमाउंट. तो ये पैसा गया कहाँ? नहीं, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी, मतलब कि जब कुछ पॉलिसी बनाती है ऐसा कुछ, तो कुछ एक इसमें अमाउंट होता है, फिर इसके अंदर में कुछ ऐसा होता है कि हम इतने लोगों को रोजगार देने वाले हैं. इस अमाउंट के तहत अगर बात करें तो जैसे जो फंडिंग होती है, पे तो पहले था फंडिंग जो थी वो डिमांड ड्रिवन थी. में लेबर बजट मैकेनिज्म स्टेट गवर्नमेंट पेश करता था, सेंट्रल को बताता था, तो उतना फंड सेंट्रल उसे एलोकेट करता था. और जो टारगेट की बात है, तो टारगेट में बेसिकली जैसे जो रूरल एरियाज में कनेक्टिविटी के इशू या फिर बेसिक नेसेसिटीज, कम्युनिटी एसेट बनाने के इशू हैं, उन सब चीज़ों को मीट करने की कोशिश करती थी स्टेट गवर्नमेंट. और इसमें स्किल्ड और नॉन स्किल्ड वर्कर दोनों ही एम्प्लॉय हो जाते हैं. मतलब कुछ पॉइंट्स बताइए कि जो पहले मतलब मनरेगा में था, मतलब कि पहले जो चेंज किया गया है. तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा द मेजर चेंजेस विच हैज बीन डन इन दिस पॉलिसी इज द इंक्रीज ऑफ वर्किंग डेज. मनरेगा में 100 डेज था, 200 डेज देयर वाज एम्प्लॉयमेंट इन मनरेगा, बट इन द करंट पॉलिसी it has been increased up to 125 days. Has been increased by 25%. 25%. अब जैसे हम लोग बैठे हैं और जो भी लोग ऑडियंस हमारे हैं, इनके लिए 25% बहुत ही छोटा नंबर है. बट एक आदमी आप इमेजिन कर सकते हैं जो रूरल एरिया में रह रहा है, जिसके पास इनकम के बहुत सोर्सेस नहीं, मल्टीपल सोर्सेस नहीं, और जो सोर्सेस हैं वो भी एक ऐसे हैं कि वो ज़्यादा इनकम अर्न नहीं कर पा रहा, वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज को भी बहुत मुश्किल से मीट कर पा रहा है. तो ये 25% इंक्रीज उसके लिए एक बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि ये 25% इंक्रीज अगर इनकम में हो रहा है तो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा.
जो उसने सेविंग्स की हैं उसमें इंक्रीज होगी, सेविंग्स इंक्रीज होंगी उसकी, और वो अपने बच्चों को या फिर अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट्स को और अच्छे से पूरा कर पाएगा। उसमें और क्या चेंजेस देखने को मिला मतलब? और जो एक और चेंज है वो हमारा है कि जो मनरेगा में पॉलिसी थी, जो स्कीम थी मनरेगा, ये टोटली डिमांड ड्रिवन, डिमांड एक टेक्निकल टर्म यूज किया गया है, डिमांड ड्रिवन राइट बेस्ड स्कीम। तो द करेंट स्कीम हैज बीन चेंज टू सप्लाई ड्रिवन एंड इट इज कॉल्ड एज सप्लाई ड्रिवन बजट कैप्ड स्कीम। यहाँ पे फंडिंग का एक इशू आता है जो कि स्टेट्स ने काफी ज्यादा जैसे क्रिटिसाइज किया और गवर्नमेंट को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज। ऐसा फंडिंग मतलब कि फंडिंग मतलब यहाँ पे जो हमारी गवर्नमेंट है उसने 3 पार्ट्स में फंडिंग को डिवाइड किया है। उसने ट्राई किया कि मतलब ज़्यादा इस पे क्रिटिक्स आर्ग्यू ना करें फंडिंग को लेकर, बट तब भी लोगों का तो काम है क्रिटिसाइज करना। तो जो गवर्नमेंट है उसने फंडिंग को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट वन इज द रेशियो ऑफ 60 and 40. 60% is beared by the central government and 40% will be beared by the state government. तो ये मनरेगा में क्या था मतलब? मनरेगा में ये 100% सेंट्रली फंडेड स्कीम। बट अगर इंडिया में देखा जाए तो 28 स्टेट्स हैं, लेकिन उन्होंने 60-40 का रेशियो रख रखा है। तो अगर मैं इसमें बात बोलूँ तो भाई यहाँ पे क्या है कि कोई पूरा स्टेट भी है, इकोनॉमिक इसी का नीचे है, तो ये मतलब कैसे मैनेज करेंगे? To address this disparity of income, the government has, as I said, it has divided the funding mechanism into 3 parts. First one is 60-40 ratio, second one is 90:10. So it is for the northeastern states and Himalayan states. The states whose topography do not support that much adequate income. Due to topographical reasons, these states are not able to generate an abundance amount of income to fund this kind of scheme. तो यहाँ पे 90:10 है, and for the UTs without legislature, the government has kept it as 100%. 100%। और इसमें मेजर चेंजेस क्या देखने को मिला? और हम कह सकते हैं इसमें जो एक और चेंज मिला वो हमारा है कि इस स्कीम में ना जो VBG राम जी है, इसमें एक 4 थीमेटिक डोमेन्स में डिवाइड किया गया है वर्क। वो थीमेटिक डोमेन्स ऐसे हैं कुछ, जैसे पहला है हमारा वाटर रिसोर्सेस, वाटर सिक्योरिटी को एड्रेस करने के लिए, एंड सेकेंड वन इज कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को एड्रेस करने के लिए, और तीसरा है हमारा क्लाइमेटिक मिटिगेशंस को एड्रेस करने के लिए, जैसे वाटर शेड मैनेजमेंट, पॉन्ड्स एंड ऑल दीज थिंग्स। तो मतलब कि इस पॉलिसीज के अंदर में जो 125 डेज का है, तो कुछ ऐसा भी है क्या कि इसके अंदर में कुछ ऑफ सीजन के टाइम पे लोगों को जॉब नहीं रहेगा या फिर कुछ ऐसा? हाँ, जैसे आपने बताया, तो इसी चीज को एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ने इसमें एक टाइम पीरियड लिया है 60 डेज। वो 60 डेज का टाइम पीरियड होगा वो हार्वेस्टिंग और सोइंग सीजन के टाइम पे। ये मनरेगा में था कुछ ऐसा? कुछ नहीं, मनरेगा में ऐसा नहीं था। इसी चीज को एड्रेस करते हुए गवर्नमेंट ने पीक एग्रीकल्चरल सीजन के टाइम पे 60 डेज का ऑफ वर्क दिया है लेबर्स को और रूरल वर्कर्स को। क्योंकि सपोज कीजिए आप फार्मर है और आप किसी पब्लिक वर्क में एंगेज्ड हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू दिया गया है आपको, बट अगर आप वही पब्लिक वर्क अपने सोइंग और हार्वेस्टिंग सीजन के टाइम पे कर रहे हैं, तो आप अपने सोइंग और हार्वेस्टिंग को सही से नहीं कर पाएंगे। यू विल नॉट हैव एन एडुकेट टाइम फॉर दैट। तो उसको एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, स्टेट को बोला है कि आप एडवांस में हमें एक 60 डेज का जो टाइम पीरियड होगा उसके लिए इन्फॉर्म कर दें, जिससे उस टाइम पे गवर्नमेंट कोई भी वर्क, पब्लिक वर्क ना दे लोगों को। इससे क्या होगा, लेबर की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, और लेबर की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी तो फार्मर का एक तरीके से हम कह सकते हैं टोटल आउटपुट बढ़ेगा क्रॉप का, क्योंकि क्रॉप्स कम बर्बाद होंगे। मतलब इसके अंदर में इसमें भी एक कन्फ्यूजन क्या है कि बहुत सारे ऐसे फार्मर्स हैं जिनके पास जो लैंडलेस हैं, उनके लिए क्या सोल्यूशन है, उनका उस समय क्या होगा? उनके लिए जैसे जो लैंडलेस फार्मर्स हैं, अगर उन्हें पब्लिक वर्क नहीं मिलता है तो वो दूसरे के फार्म पे वर्क करेंगे टू गेन सम इनकम,
और जैसा कि जो लोग रूरल एरिया से हैं उन्हें पता होगा कि इंस्टेड ऑफ मनी समटाइम्स वी गेट एन परसेंटेज ऑफ द क्रॉप फॉर डूइंग दैट वर्क। तो उनके लिए ये एक एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी कि वो दूसरे के फार्म पे वर्क कर रहे हैं और वहां से गेन कर रहे हैं। तो ये मल्टीपल, तो जो लैंडलेस फार्मर्स होते हैं, जैसे जो हमारे कैटेगराइजेशन है उसमें कुछ रिच फार्मर्स भी होते हैं, तो जो लैंडलेस फार्मर्स होते हैं वो रिच फार्मर्स के यहाँ वर्क करते हैं। तो इससे क्या होता है, उनके पास मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम और उनकी इनकम थोड़ी इंक्रीज हो जाती है ड्यूरिंग ऑफ सीजन। तो ये ऑफ सीजन में और भी कुछ ऑप्शंस हैं जहाँ पे वो जॉब कर सकते हैं? यही जॉब ऑप्शंस है उनके पास, तो लैंडलेस फार्मर्स के पास, या फिर किसी प्राइवेट सेक्टर में कहीं पे एम्प्लॉयमेंट वो अपना देख स्किल्स के अकॉर्डिंग। तो ठीक है, लेकिन इसके अंदर में एक चीज़ और भी है कि जो इसको मिनिमम वेजेस हैं वो स्टेट वाइज मतलब किसमें डिवाइड किया गया है कि किसी स्टेट का कुछ मिनिमम वेजेस ऐसा कुछ तय नहीं किया गया है, फिक्स नहीं है कि हर स्टेट का सेम ही रहेगा। तो पहले क्या था जैसा आपने बताया, तो इसमें कुछ है क्या कि इसमें इसका मतलब कि फैसला कौन लेता है? सेंटर लेगा, स्टेट लेगा, या फिर पहले तो क्या था कि लोकल के पास इसके पावर था? तो इसमें क्या है? तो सर जैसे ये जो पॉलिसी है वीवी जी राम जी, इसको इसीलिए क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि ये काफी ज्यादा सेंट्रलाइज्ड हो गई है पहले से ज्यादा, क्योंकि पहले स्टेट के पास अथॉरिटी थी हर चीज की। लेबर बजट मैकेनिज्म में मिनिमम वेजेस, कितना फंड होने चाहिए, किस काम के लिए वो फंड ले रहे हैं, सारी चीजें स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी, सारी चीजें स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती थी। तो क्या सेंट्रल इसमें एनालाइज करेगी इन्फ्लेशन हर स्टेट का, कि भाई हर स्टेट में क्या चल रहा है, उसके हिसाब से मिनिमम वेजेस रखा जाए? ये तो प्रॉब्लम आएगी इसके अंदर में फिर तो। हाँ सर, अभी तो ऑन पेपर है ये पॉलिसी। अब जब प्रैक्टिकली इसको लागू करेगी, इम्प्लीमेंट करेगी गवर्नमेंट, तो हो सकता है टाइम टू टाइम उसे एनालाइज करके चेंज किया जाए अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीपल, क्योंकि यही तो मेन कारण है मनरेगा को रिप्लेस करने का। तो वो नहीं चाहेंगे कि जो अगली गवर्नमेंट आए वो इस पॉलिसी को भी रिप्लेस करे। इज देयर एनी मेजर चेंज? एनी अदर मेजर चेंज इज दैट, हाँ, तो जो हमारा इसमें एलोकेशन ऑफ वर्क है या फिर जो वर्क डिसाइड हो रहा है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बॉटम अप अप्रोच को इम्प्लीमेंट किया है। ये तो bottom up बॉटम अप अप्रोच मतलब यहाँ पे हम ट्रिकल डाउन अप्रोच का अपोजिट है। ट्रिकल डाउन में हम ऊपर से नीचे आते हैं, बट बॉटम अप में हम नीचे से ऊपर जाएंगे। तो सबसे नीचे कौन सा ये अपना ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत से फिर हम डिस्ट्रिक्ट, फिर ब्लॉक, फिर स्टेट पे जाएंगे। इसमें क्या होगा, जैसे ग्राम पंचायत में काफी विलेजेस जो हैं वो अपना वर्क देंगे अकॉर्डिंग टू द 4 थीमेटिक डोमेन्स दैट आई डिस्कस्ड। तो मान लीजिए किसी को वाटर सिक्योरिटी से रिलेटेड इशू है, तो अपना वाटर सिक्योरिटी के लिए कुछ पॉन्ड्स हो गए या फिर इरिगेशन सिस्टम हो गए, उसको इम्प्रूव करने के लिए अपना विलेज देगा। फिर उसके बाद ये जाएगा ब्लॉक लेवल पे, फिर वहां पे चेक होगा सारे विलेजेस का एक मिला के वो देखेंगे कि कहीं जो चीजें हैं उसको एनालाइज किया जाएगा कि कहीं कोई गलत डिमांड तो नहीं कर रहा है। फिर उसके बाद स्टेट लेवल पे जाएगा, फिर स्टेट से फिर सेंट्रल लेवल पे जाएगा। इससे क्या होगा, जो मिस एलोकेशन हो रहा था वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाएगा। तो मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये मनरेगा से जो वीवी जी राम जी आए, इसके अंदर में जो हमारे फार्मर्स है, जो वर्किंग लेबर हैं, उनको काफ़ी कुछ फ़ायदा मिलने वाला है। हाँ, अगर अभी ऑन पेपर तो ऐसा ही बताया जा रहा है, बाकी जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो प्रैक्टिकली एनालाइज करके। सपोज दैट कि जैसे यू आर अ पॉलिसी मेकर, तो फिर इसमें आप क्या चेंज करना चाहते हैं मतलब इसके अंदर? सर एज सच आई एम इन नॉट दैट पोजीशन टू मेक एनी चेंजेस, बट अगर मेरा पीओवी पूछा जाए तो I'll just make sure that people gets the income that they are working for. There is no middleman. जो middleman का एक concept है उसको eradicate किया जाए यहाँ से। और कुछ और changes हो सकते हैं, जैसे कि better proof for the funding mechanism, to justify the funding mechanism, why they have kept this criteria, this percentage। क्योंकि हमें पता है कि स्टेट्स के पास उतनी टैक्स अथॉरिटी नहीं रहती है और सेंट्रल के पास ज़्यादा कलेक्शन ऑफ टैक्सेस हैं। तो ऐसा क्यों रखा है सेंट्रल ने,
इसका एक बेटर प्रूफ डॉक्यूमेंट्स के थ्रू या फिर पोर्टल्स पे अपडेट कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें और भी बहुत सारे कुछ कुछ चीज़ें मतलब देखने को मिलते हैं। इसके अंदर में प्रॉब्लम्स क्या है कि जितना फंड आप आना चाहिए वो फंड पूरा पहुंच नहीं पाता है। तो इसमें थर्ड पार्टी का, जैसे थर्ड पार्टी का रोल हम बोल सकते हैं, इसमें क्या है इसका प्रॉब्लम? इसमें थर्ड पार्टी वाली जो प्रॉब्लम थी ये थी हमारी मनरेगा के अंदर, एज आई यूज द टर्म मिडल मैन। तो मनरेगा के अंदर मिडल मैन का कॉन्सेप्ट था। अब जैसे कि ये मिडल मैन कौन होते हैं, जैसे कि जो रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, आई एम नॉट पॉइंटिंग टू एनी क्लास और कास्ट इन द सोसाइटी, आई एम जस्ट यूजिंग अ रैंडम टर्म, रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो ये लोग क्या करते हैं, ये गवर्नमेंट के और फार्मर के बीच में मिडल मैन का रोल प्ले करते हैं। अब इसमें क्या होता है, हमारा जो रूरल पॉपुलेशन है, मेजॉरिटी ऑफ देम आर इलिटरेट। तो जो अमाउंट गवर्नमेंट देती है उन्हें, देती है वो जो उनके पास मिनिमम पहुंच वेज नहीं है, पाता है, उसमें से कुछ परसेंटेज एज एन कमीशन मिडलमैन अपने पास अपने रखते हैं। पास रख लेता है। और इसी चीज को सॉल्व करने के लिए इन दिस न्यू पॉलिसी द गवर्नमेंट हैज इनेबल्ड जीपीएस एंड जियो टैगिंग। ओके, तो एक कॉमन पीपल के बारे में बहुत सारी बातें हुई अभी। तो मतलब इसके अंदर में कुछ और भी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी कंट्रोवर्शियल चल रहा है, जो अभी कॉमन लोगों के लिए बोल सकते हैं कि आगे टाइम पर अच्छा हो या बुरा हो, कुछ ऐसा कुछ कंट्रोवर्शियल? So, if we talk about controversy in the present context, then विच इज SI, रिलेटेड टू कॉमन पीपल। which is related to common people. यस। So, the main controversial topic is SIR. ऐसा यार, ये मतलब क्या है? ये special intensive revision. It is done by the constitutional body, that is ECI, Election Commission of India. And SIR refers to the enumeration, addition और deletion of the voters. तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने इसे इसलिए इंट्रोड्यूस किया क्योंकि गवर्नमेंट चाहती थी कि जो गोस्ट वोटर्स हैं हमारे, जैसे कि आप एक वोटर हो इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी के, तो इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप रह रहे हो तो आपका वोटर आईडी कार्ड यहीं का होगा, बट ड्यू टू सम रीजंस यू परमानेंटली माइग्रेटेड टू अनदर रीजन, तो वहां पे आपका यहाँ का भी वोटर आईडी कार्ड है, आप यहाँ कभी वोट देने आओगे नहीं। तो इस चीज को एलिमिनेट करने के लिए गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी का यूज किया। तो कोई इसका टाइम पीरियड है कि कब इसको एनालाइज किया जाएगा, कब इसको कुछ किया जाएगा? जैसे कि अभी हमें एक स्टेट बिहार में देखने को मिला और बड़ा कंट्रोवर्सी भी देखने को मिला कि वहाँ पे जस्ट इलेक्शन के पहले ये सारी चीज़ें देखने को मिली। तो ऐसा कुछ टाइम पीरियड ऐसा या फिर टाइम- कुछ ऐसा एक फेज में बांटा गया हो कि हम इतने स्टेट्स को अभी एनालाइज करेंगे, देन अभी करेंगे, ऐसा कुछ? ऐसा तो इन्होंने बताया था कि एक डिवीजन किया गया है स्टेट्स का, जैसे कि बिहार में हुआ, तो बिहार में इसे इसलिए क्रिटिसाइज किया गया क्योंकि ये इलेक्शन से जस्ट पहले गवर्नमेंट ने कराया। तो क्या ऐसा तो नहीं कि गवर्नमेंट अपने बेनिफिशियल के लिए कुछ ऐसा कर रही हो, अपने लिए कर रही हो, रूलिंग पार्टी? So you are pointing to that the government is weaponizing SIR. चांस है। So we can say that, but there are no such proofs of the things. The government can justify it and is justifying it, that we have to do it to reflect the demographic changes of the country, to reduce the ghost voters, and to do all that such things. It has recommended ECI to conduct SIR. तो मेनली मतलब किन वोटर्स को हटाने की बात हो चल रही है? ऐसे वोटर्स अब जो, जैसे कि इस समय देखने को मिल रहा है ओवर द ईयर कि बहुत सारे जो लोग हैं वो किसी और कंट्री से आ करके हमारी कंट्री में यहाँ पे माइग्रेट हुए हैं किसी और कंट्री से। तो यहाँ पे एक तो हमारे कंट्री में वैसे भी देर आर 1.5 करोड़ पीपल तो पहले से रह रहे हैं। और अगर मैं इन दोनों को रिलेट करूँ, अगर SIR को, और जिस तरीके से हमने अभी VVG राम जी की बात करी, हैज बीन रिप्लेस्ड बाय मनरेगा, तो एक तो हम एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं और एक हम इलेक्शन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो एलिमिनेटेड तो चलो ठीक है, हम इलेक्शन से कर रहे हैं, लेकिन एलिमिनेशन के साथ क्या उनको कंट्री से भी एलिमिनेट नहीं किया जाना चाहिए? तो इट इज अ वैलिड पॉइंट, लेकिन जो इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं मोस्टली फ्रॉम द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, इट इज ऑब्जर्व्ड इन वेस्ट बंगाल एंड द SIR is being conducted there.
So the point of illegal immigrants, I think, is valid to eliminate them from the voter list and told to tell them to leave the country. But we cannot do it on a do it much publicly, because it will be very uh, bad situation, like a chaos in our country. तो कुछ ऐसा मतलब कि कुछ आइडेंटिटी कैसे प्रूफ करेंगे हम उनका, कुछ ऐसा? The critics has argued that the documents that are required in the SIR are too much to give. मतलब जो कॉमन आदमी है उसमें जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, एज आई कैन रिकॉल 11 से 12 डॉक्यूमेंट्स आई थिंक, उसमें से कुछ चीज़ें मैंडेटरी हैं। तो जैसे कि अब हमारा आधार कार्ड इंक्लूड हुआ है इसमें, सुप्रीम कोर्ट में इसे चैलेंज किया गया पिटीशन। आधार कार्ड तो है, वो आइडेंटिटी का नहीं है, ये तो ये है कि यही तो मेन पॉइंट है, यहीं पे तो सारी ये तो सिर्फ एड्रेस प्रूफ है हमारा, ये हाँ, ये सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। नहीं है। लेकिन जो पोस्ट 2003 एंट्रीज है, मतलब जो वोटर लिस्ट में नाम 2003 के बाद ऐड हुए हैं, तो उनके पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं है जो गवर्नमेंट मांग रही है। अब मतलब आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है, मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट है, जो प्रिविलेज्ड क्लास है उनके पास तो है, बट जो मार्जिनलाइज क्लास है, जो रूरल वर्कर्स हैं, लेबरर्स हैं, उनके पास ये सब चीजें नहीं है, तो वो कहाँ जाए? और उनको तो छोड़िए, देयर हैज बीन अ वेरी contrasting case in West Bengal. Our Nobel laureate, as we all know, Amartya Sen, has also been questioned by the ECI over the thing that his age and his mother age were too much close. There is not much difference in their age. Therefore, he has been threatened to excluding the name from the voter list. तो अगर ऐसा नोबल लॉरिएट के साथ हो रहा है, इतने बड़े आदमी के साथ हो रहा है, तो रूरल वर्कर कहाँ जाएगा? और इसी चीज को आंसर करने के लिए हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बनाया। तो सुप्रीम कोर्ट इज अ लीगल गार्डियन। तो उन्होंने क्या सजेशन दिया अपना सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने इसमें आधार कार्ड के इंक्लूजन के लिए मंजूरी दे दी है। तो सबके पास ये आधार कार्ड तो होता ही है, तो उसके थ्रू वेरिफिकेशन किया जा रहा है। तो लोगों का बहुत, मतलब हम कह सकते हैं बहुत लार्ज नंबर्स में इंक्लूजन हो पा रहा है और एक्सक्लूड नहीं हो रहे हैं, स्ट्राइक आउट नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पे जैसे कि इन द टाइम ऑफ AI, तो इसके अंदर में कुछ ऐसा ऑनलाइन जोड़ा गया है कि जिससे कि इन चीज़ों को एनालाइज कर पाए, मिडल मैन को, जैसे टोल्ड कि मिडल मैन, तो इसको रोका जा सके। तो फॉर एलिमिनेटिंग मिडल मैन, द गवर्नमेंट हैज मैकेनाइज्ड द थिंग्स। दे हैव इंट्रोड्यूस्ड अ कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल पेमेंट डायरेक्टली टू द बैंक अकाउंट ऑफ द वर्कर। जो अमाउंट गवर्नमेंट उसे देना चाहेगी वर्कर को, वो डायरेक्टली उसके बैंक में क्रेडिट हो जाएगा। और there has been also an introduction of Aadhaar verification and geotagging. As we all know, we are familiar with the term geotagging. तो यहाँ पे क्या रहेगा ना, एक जो गोस्ट वर्कर्स है उनको एलिमिनेट कर दिया जाएगा, वो इजीली एलिमिनेट हो जाएंगे। गोस्ट वर्कर मतलब क्या? गोस्ट वर्कर मतलब सर, जैसे मिडल मैन जो है, और पैसा अपने पास रखने के लिए या और पैसा कमाने के लिए वो वर्कर वहां पे होता ही नहीं है, बट वो लेजर में दिखाते हैं कि एक वर्कर इस नाम से एग्जिस्ट कर रहा है, और फिर उसके बेसिस पे जो पेमेंट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है वो उनके पास डायरेक्ट उनके पॉकेट में। ठीक है, तो अभी जब ये बात कर ही रहे हैं, तो इधर कुछ और भी कुछ ऐसा कंट्रोवर्शियल जो अभी कुछ चल रहा हो? अगर कंट्रोवर्सी के रिगार्ड्स में देखें तो आई थिंक द मेन कंट्रोवर्सी इज अबाउट SIR। SIR ये क्या है? तो मतलब कि SIR में कोई लीगल ऐसा फ्रेमवर्क, कुछ ऐसा लीगल टर्म है क्या? लीगल बेसिस प्रोवाइड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू SIR को। इट इज एन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। देयर आर सम आर्टिकल्स लाइक आर्टिकल 324, आर्टिकल 326, as much as I recall, Representation of People Acts 1950, Section 16 and 19, Section 21, Clause 3, and the main one is Registration of Electoral Roll 1960. So it
enables the ECI to do the revision of the electoral roll, but the legal commentators found it a bit explicit that the term SIR is not explicitly mentioned in these articles. So, therefore, there have been a controversy on the name that is being chosen by the central government on the ECI, that is SIR. ठीक है, तो डिस्कशन हमारा बहुत अच्छा रहा। सो थैंक यू सो मच सभी, एक बहुत अच्छे डिस्कशन के लिए हमारा, और देखते हैं इससे लोगों पे क्या इफेक्ट करता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।